इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो 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 लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो सवपाव पणाशनो मंगलालं च सवेशिं परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय। आज आप सबके बीच बैठकर मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप सबके भीतर मुझे देश के भविष्य के निर्माता का दर्शन हो रहा है। ये संस्थान कोई सामान्य संस्थान नहीं है।
देश के भविष्य को गढ़ने वाला संस्थान है। आप लोगों के भीतर मुझे अपार संभावनाएं दिखती है और मुझे आज के इस युग में ऐसा लगता भी है कि आज बहुत अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन जितनी संभावनाएं हैं उसी अनुपात से हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां भी है। अपेक्षा अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करने की और इन चुनौतियों का सामना कर उसे उपलब्धियों में परिवर्तित करने की। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अभी जैसा कहा गया कि 30-40 साल पहले विज्ञान की बात की जाती थी, अब हम विज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी की बात करने लगे हैं और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को अगर कहा जाए तो ढेर सारी सुविधाओं से भर दिया। आज एक क्लिक में दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास आ सकती है, चाहे जैसा खाना, चाहे जैसी चीज़ें, चाहे जैसा मनोरंजन और चाहे जैसी सूचनाएं, सब कुछ प्राप्त हो जाती है ना। ये आज की तकनीक का कमाल है। एक छोटे से मोबाइल में सारा संसार सिमट गया। एक जमाने में कहावत थी, दिल्ली दूर है, अब तो लगता है दुनिया ही आपके जेब में आ गई। ये आज की तकनीक का कमाल है। लेकिन जब हम इनमें गहराई से विचार करते हैं तो लगता है कि तकनीकी रूप से हम जितने अधिक समर्थ हुए हैं, आंतरिक रूप से कहीं उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं। आपकी मोबाइल की मेमोरी फुल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मन खाली है, मन में खालीपन है और यह जो रिक्तता है ये हमें भीतर से तोड़ती है और अंदर की ये टूटन हमें बहुत कमजोर बनाती है। आज के इस दौर में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को बाहर से बहुत समर्थ बना दिया। आप अपने भौतिक चमक को बढ़ाने के लिए ढेर प्रकार के संसाधनों का प्रयोग भी करते हैं। एक तरफ ब्यूटी पार्लर है, दूसरी तरफ जिम है, लेकिन आंतरिक उधर क्या है, उसकी तरफ क्या है? अगर कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों की फोटो तो बहुत खूबसूरत है, एक्सरे सबकी बिगड़ी हुई है। और यही आज के इस युग की सबसे बड़ी चुनौती है। संत कहते हैं कदाचित तुम्हारी फोटो खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सरे अच्छी होनी चाहिए। और फोटो चाहे कितनी खिली हो, एक्सरे बिगड़ी है तो जीवन तहस नहस होगा। मनुष्य बाह्य जीवन में बाह्य रूप से चाहे जितना भी समर्थ क्यों ना हो जाए, जब तक वह भीतर से मजबूत नहीं होगा वो सच्चे अर्थों में अपने जीवन का लाभ नहीं ले सकता। आज की इस दौड़ में हमें उस दिशा में सतत गंभीरता से सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें ढेर प्रकार की सुविधाएं दी, इसमें कोई संशय नहीं। सब चीज़ें बहुत सरल कर दी। अब हमारे लिए कोई चीज़ कहीं कठिनाई नहीं देती, लेकिन हम जो देख रहे हैं सुविधाएं बढ़ी है, शांति घटी,
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज जब तक 4G और 5G नहीं था, इंटरनेट और मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, निश्चित तब हम इतने साधन समर्थ नहीं थे, ये सच है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 20 बरस पहले जब ये मोबाइल नहीं आया था, तब हमारे पास जितनी शांति थी, क्या आज वो शांति है? क्या उत्तर है? हाँ, नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हम कुछ खो रहे हैं। आज के इस दौर में सुविधा बढ़ी है, शांति घटी है, संपर्क बढ़ा है, संबंध मिटे। हमारा संपर्क तो इतना है कि सारे संसार से कनेक्टिविटी, न जाने कितने प्रकार के ऐप्स हैं, व्हाट्सएप और न जाने आप लोग कौन कौन सा ऐप का यूज करते हैं। सारे संसार से आपका जुड़ाव है, लेकिन अपना कौन है? बोलिए, है? हर आदमी अकेला है। आप व्हाट्सएप के 100 ग्रुप होंगे आपके पास, लेकिन सोते समय कभी लगता है कि मेरा कोई सच्चा मित्र है? संपर्क बढ़ा, संबंध मिटा, केवल सतही बातें हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आज हमारे पास सूचनाएं बहुत है। सूचनाएं तो इतनी है कि पूछो मत, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने तो और बड़ा धमाल मचा दिया, लेकिन समझ कहाँ है? आप विचार कीजिए, प्रतिदिन आप 100 वीडियो देखते होंगे, 50 आर्टिकल पढ़ते होंगे, लेकिन रात सोते समय क्या लगता है? कुछ याद रहता है क्या? बोलो। इतना सब कुछ आपने देखा, इतना सब कुछ आपने पढ़ा, इतना सब कुछ आपने सुना, याद कितना? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अपनी उंगलियों को स्क्रॉल करना तो हमने सिखा दिया, पर पाँव को सही ढंग से चलना नहीं सीख पाए। हम सही रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं कर पाए। हमने बाकी सबको भर लिया, पर हमारा मन अंदर से खाली का खाली है, और यही हमारे जीवन की विसंगति का सबसे बड़ा कारण है। आज के समय में जितना तनाव, जितनी कुंठा है, जितनी चिंता है, और इन सब के परिणाम स्वरूप आत्महत्या जैसे कृत्य जितने बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मनुष्य के मन में जब तक आंतरिक समझ विकसित नहीं होती, तब तक वो चाहे कितना भी पढ़ लिख क्यों न जाए, अपने जीवन में स्थिरता नहीं रख सकता, क्योंकि आंतरिक समझ ही हमारे जीवन में आंतरिक संतुलन उत्पन्न करती है, और आंतरिक संतुलन से ही हमारे जीवन में ठहराव आता है, अन्यथा केवल भटकाव है। उस भटकाव से मुक्त होना है, जीवन में ठहराव लाना चाहिए, उसके लिए जीवन की समझ होनी चाहिए। केवल सूचनाओं से कुछ नहीं मिलता, सूचना के साथ समझ भी हो। हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अंदर से तो कुछ जाए तब तो। सूचना से ज्ञान नहीं, समझ से ज्ञान बढ़ता है, और हमें सूचना की जगह अंदर से ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी चेतना को विकसित करे। वर्तमान युग में अगर हम चुनौतियों की बात करें, तो सबसे बड़ी चुनौती है सूचना का अतिरेक, इंफॉर्मेशन की ओवरलोडिंग।
सुबह हुई नहीं, आपकी मोबाइल ऑन होती है, होती है। सुबह उठते ही आपने अपना नोटिफिकेशन देखना शुरू कर दिया, और अपेक्षित अनपेक्षित सब प्रकार की सूचनाएं आप अपने मानस में रखते हैं। माइंड कितना एक्सेप्ट कर पाता है? कर पाता है क्या? क्या है? इतनी सूचनाओं की जरूरत है क्या? ये साधन आपको मिल रहा है और आप हर चीज के नए ट्रेंड को देखना चाहते हैं, हर चीज में अपडेट रहना चाहते हैं, लेकिन संत कहते हैं अनपेक्षित बातों से जुड़ने वाला मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप तकनीक का उपयोग कीजिए, पर औचित्य के विवेक के साथ कीजिए। मैं तकनीक का कभी निषेध नहीं करता। ये तकनीक बहुत उपयोगी है, मानव के लिए है, समाज के लिए है। इससे हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए सुविधा है। लेकिन इस बात को सदैव याद रखना, हर सुविधा तभी तक सुविधा है जब तक उस पर नियंत्रण है। नियंत्रण खोने पर सुविधा ही दुविधा बन जाती है। ये क्या है? तकनीक जीवन का साधन है, साध्य नहीं। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके रखिए। जब तक हम इन्हें एक टूल की तरह यूज करेंगे वो हमारे लिए उपयोगी रहेगा, लेकिन जिस दिन वो हमारा गोल बन जाएगा हम भटक जाएंगे। आज यही हो रहा है, हो रहा है। कितना उपयोग, कैसा उपयोग? कहीं ना कहीं गैप तो देना चाहिए। उसके लिए कुछ, एक युवक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरी मोबाइल तो चार्ज हो जाती है पर मेरा मन हमेशा डिस्चार्ज होता है। मेरी मोबाइल तो चार्ज हो जाती है पर मेरा मन हमेशा डिस्चार्ज रहता है। मैं अपने आप को एकदम ऊर्जाहीन महसूस करता हूँ, क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, भाई तुम्हारी मोबाइल के लिए पावर बैंक है पर तुम्हारे पास माइंड बैंक नहीं है। तुम्हारे पास पावर बैंक है, माइंड बैंक नहीं है। माइंड बैंक भी चाहिए, कदाचित पावर बैंक ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइंड बैंक के अभाव में हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसकी तरफ तो देखिए, थोड़ा सा रिलैक्स, दिमाग पर थोड़ा सा हमें नियंत्रण रखने की जरूरत है। कितनी सूचनाएं, इन सूचनाओं की कितनी आवश्यकता है, ये भी तो हम देखें। आजकल एक चलन बढ़ा है, वो है हम एकदम इस कनेक्टिविटी से अपने आप को दूर रखें, साइलेंस जोन में जाएं कुछ पल के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं मोबाइल का यूज करता हूं, मैं इंटरनेट का यूज करता हूं, मैं मीडिया का यूज करता हूं, लेकिन दिन भर में कुछ पल के लिए मैं उससे विराम रखूं, उसको दूर रखूं, जहां ना मोबाइल की घंटी बचे, ना और कोई संदेश आए। हम उसको सहज रूप से रख करके एकदम दूर रखें, एकदम साइलेंस जोन में रहें। कर सकते हैं। जितने भी दुनिया के सफलतम लोग हैं वे इन सब का सीमित प्रयोग करते हैं, और तभी वो कुछ सोच पाते हैं। जब आप केवल अपने माइंड में भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, तो वो पता नहीं कितने अच्छे और बुरे समाचार का, वो एक प्रकार से क्या कहते हैं, डस्टबिन होता है ना, तो डस्टबिन में सब पड़ता रहा है तो वो पड़ता जा रहा है, कुछ नहीं होगा। उसका सीमित प्रयोग
और सीमित उपयोग होना चाहिए। वही हमारे जीवन की बेहतरी का आधार है। कुछ पल के लिए आप सोचिए, क्लैरिटी तभी आएगी जब हमारे अंदर शांति होगी। और शांति कब होगी? जब हम बाहरी कनेक्टिविटी से हटकर अपने आप को अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे। ये अभ्यास और ये प्रयास सबको करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा एक भटकाव आया है, वह है तुलना की वृत्ति। मीडिया में आप लोग चलते हैं और अब दूसरों की रील देखते रहते हैं। सब चीज़ें चल रही है, किसी की शादी हुई है, किसी की जॉब लगी है, किसी ने कोई ट्रिप किया है, और वो जो आप एकदम उसकी चीज़ें देखते देखते सोचते, अरे मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। ये अंदर से तोड़ता है आपको, ये आपको अंदर से तोड़ता है। एक युवक ने अपने मित्र से कहा, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी परफेक्ट है, मैंने तुम्हारी इंस्टा पे स्टोरी देखी, बिल्कुल फिट है, बहुत परफेक्ट। तो उसने कहा, वो स्टोरी तो मैं भी देखता हूँ, वो स्टोरी तो मैं भी देखता हूँ। बोले मतलब? बोले मतलब क्या है? मैं भी देखता हूँ, पर देख बाबू, मेरी लाइफ भी वैसी है जैसी तेरी है, मैं भी तेरी तरह थका हुआ हूँ, बस अंतर इतना है कि मैं उसे पोस्ट नहीं करता है, अंदर से तो सब वही। और मैं तो आपसे ये कहता हूँ, जितनी भी ये जो चीज़ें आती हैं ना, सब फिल्टर होके आती है। उसको देख करके मत उलझो। आदमी की ये चमक सब फिल्टर होके आ रही है, लेकिन उसके अंदर की जो पीड़ा है ना, वो अनएडिटेड है। उसको कोई एडिट नहीं किया हुआ, उसको समझने की कोशिश करो, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करो। तब हम अपने जीवन को कहीं सही दिशा दे पाएंगे और कुछ रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरे के साथ इस तरह के कंपैरिजन करने से व्यक्ति के मन में हीनता की भावना आती है और वो अंदर से अंदर टूटता है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसके प्रति मनुष्य को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात है, अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता का भय, डर, चिंता। ये भी एक मनुष्य के साथ बहुत बड़ी विडंबना के रूप में जुड़ गई है, और ये सब एक ही वजह से होती है, वह है आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होना। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो तो ये सब समस्याएं नहीं आएगी, वो उन सब चीज़ों का उपयोग करेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाएगा। और चौथी बात जो आज के समय में है, वो है हमारे रिश्तों में पूरी तरह से कृत्रिमता आ गई। रिश्तों में जैसी जो चीज़ें होनी चाहिए वो आज देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए जीवन में एक बड़ा भटकाव आता है, और यही भटकाव हम सबको परेशान करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये आधुनिक युग जो तकनीकी युग है, तकनीकी युग एक उपलब्धि भरा युग है, पर इसके औचित्य का विचार कीजिए। मुझे क्या, कब, कैसा और कितना इनका प्रयोग करना है। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी, एक ऐप है जो स्क्रीन टाइम बताता है, और बोला महाराज जी मैंने देखा तो मैं हिल गया। बोले क्या? बोले मैं अपने पिछले 3 सप्ताह के स्क्रीन टाइम को देखा, और बोला महाराज जी उसमें 3 सप्ताह में, हर सप्ताह में प्रोडक्टिविटी के ऑप्शन में मुझे निकला सप्ताह में 7 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं। पूरे सप्ताह में 7 घंटा से अधिक प्रोडक्टिविटी नहीं, और मेरे दिन भर में 5 घंटे का स्क्रीन टाइम गया, यानी 35 घंटे में प्रोडक्टिविटी में केवल 7 घंटे गए, और मेरे इंटरटेनमेंट और इधर उधर की बातों में ज़्यादा समय गया। महाराज जी मेरे लिए ये ऐप बड़ा मददगार बना। मैंने उसकी समीक्षा की तो मुझे लगा कि महाराज जी ठीक कहते हैं, औचित्य के ऊपर विचार करके ही चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये तो हमारी
क्रिएटिविटी को समाप्त कर रही है। और उसने कहा महाराज लेकर के बैठते तो बस रील स्क्रॉल करे और एक के बाद एक, 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 कितने घंटे चले जाए, खत्म। बड़ा अंतर आ गया है। पहले आज से 50 बरस पहले आदमी खेत जोतता था और थक कर आराम से सोता था। अब खेत नहीं, डेटा जोतता है। शरीर नहीं थकता, मन थकता है, उसी में उलझ के रह जाता है। ये क्या है? और ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको परोसी जा रही है, वो कहाँ है? मैं छात्रों से पूछना चाहूँगा, बोलो आप लोग भी कहीं ना कहीं इसके शिकार होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तय कर लीजिए कि इंटरनेट का उपयोग अपने पढ़ाई लिखाई के लिए करेंगे और मनोरंजन के लिए एक सीमित अवधि से अधिक नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं? तब आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और तभी आपके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी, सही उत्पादकता आएगी, तो जीवन ऊंचा उठेगा। इस तरफ सबका ध्यान देना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि बच्चे बूढ़े सब इसके आदी हो गए हैं। अब तो दूध पीता बच्चा भी, जिसकी किलकारियां बाद में गूंजती है, मोबाइल हाथ में पहले आ जाता है। चाहे बच्चा हो, चाहे तरुण हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध, हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। ये आज के युग की एक बड़ी चुनौती है जो हमें भीतर से कमजोर कर रही है। इनके कारण अनेक प्रकार का तनाव भी आ रहा है। जब हम अपने मूलभूत लक्ष्य से हटकर दूसरे कार्यों में अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं तो निश्चित हमारा मूलभूत उद्देश्य हमसे छिटक जाता है। फिर समस्याएं आती है, परिस्थितियां सामने आती है और उन परिस्थितियों से प्रभावित होने वाला मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है। फिर उसके मन में चिंता आती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और प्रायः लोग अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर के तनाव से ग्रसित होते हैं। बंधुओं, पहले तो मनुष्य को ऐसा तैयार होना चाहिए, अपने आप को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थितियां हों उसका सामना कर सके। वो अंदर से टूटे नहीं, मजबूत बने, उसका जीवन फौलादी बने, परिस्थितियों का सामना कर सके, संघर्ष करने का जज्बा उसके अंदर आ सके, उसके भीतर सहन शक्ति आ सके, तो उसके ऊपर तनाव नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके लिए कोई काम हो, कोई काम सौंपा जाए और आपको लगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, जैसे सपोज किसी को एक वजन उठाने की चीज़ कही जाए और उस व्यक्ति के प्रैक्टिस में उतना वजन उठाना है तो उसके लिए बहुत सामान्य बात होगी। ठीक है, 25-50 किलो तो मैं आँख में दबा करके चल सकता हूँ क्योंकि उसके प्रैक्टिस में। लेकिन जो 5 किलो का वजन उठाने में समर्थ नहीं है, उससे कहे कि ये 20 किलो का बोझा उठाओ, तो सुनते ही उसके दिमाग में तनाव आना शुरू होगा। होगा कि नहीं होगा? संत कहते हैं ये प्रकृति है, इसकी व्यवस्थाएं सदैव एक रूप नहीं होती, कभी भी कैसी भी हो सकती है, बनती है, बदलती है। आज तुम्हारे पास 5 किलो ही वजन उठाने की क्षमता आवश्यकता है, तुम 5 किलो उठा रहे हो, लेकिन अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि कभी जरूरत पड़े तो 25 किलो का वजन भी उठा सको, कठिनाई ना हो। अंदर से मजबूत मनुष्य के सामने परिस्थितियां कभी तनाव नहीं देती, वो परिस्थितियों से घबराता नहीं, उनका सामना करता है। फिर दूसरी बात, परिस्थितियां तनाव नहीं देती,
प्रतिक्रिया से तनाव आता है। परिस्थितियों से तनाव नहीं आता, प्रतिक्रिया से तनाव आता है। मेरे सामने कैसी परिस्थिति आई ये उतना अर्थ नहीं रखती, उस परिस्थिति को मैंने किस नजरिए से देखा, अर्थपूर्ण वो है। यदि हमने अपने आप को अच्छे से तैयार कर रखा और हमारी सोच सकारात्मक है तो विषम परिस्थिति की भी हम सकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। और यदि हमने भीतर से अपने आप को मजबूत नहीं बनाया तो कितनी भी सहज स्थिति है हम कमज़ोर हो जाएंगे। पेपर आया, 2 बच्चों ने पेपर दिया। एक ने पेपर देखा, उसने कहा पेपर बड़ा सरल था। एक ने पेपर देखा, बोला पेपर बड़ा सरल था। दूसरे ने पेपर दिया, उसने कहा पेपर बहुत कठिन था। अब बताइए, एक के लिए वही पेपर सरल है, दूसरे के लिए वही पेपर कठिन है। बताओ ये पेपर क्या है? जिसके लिए पेपर सरल है उसके लिए कोई तनाव नहीं, जिसके लिए पेपर कठिन है उसके लिए सिर्फ तनाव और तनाव है। जो अच्छे से पढ़ता है उसके लिए हर पेपर सरल दिखता है, और जो ढंग से नहीं पढ़ता उसके लिए हर पेपर कठिन दिखता है। जो जीवन को समग्रता से पहचानता है उसके लिए जीवन की हर चुनौती सरल दिख जाती है, और जो जीवन को समग्रता से नहीं जानता उसके जीवन में छोटी छोटी बातें भी उसे भीतर से तोड़ देती है, उसे कमज़ोर बनाती है। जीवन के प्रति सही समझ विकसित कीजिए। आप तकनीक से जुड़िए लेकिन आत्मा से भी जुड़े रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए, जो आपको भीतर से मजबूत बनाए। अपने आप को पहचानिए ताकि शोर शराबे से अपने आप को मुक्त कर सके, एक आध्यात्मिकता के साथ अपने जीवन को ऊंचा उठा सके और खुद आगे बढ़ सके। ऐसा पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, यहाँ आकर के आप लोगों ने निवेदन किया। शुक्ला जी मेरे पास संभवतः फरवरी माह में आए थे, तब एक बात आई थी कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं और उनके भोजन पानी की व्यवस्थाएं अगर उनके अनुकूल हो तो बहुत अच्छा है। मुझे आज ये कहकर बहुत, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने उस बात को पूरी तरह साकार कर दिया है। और आज जैसे मुझे जानकारी दी, 4 हॉस्टल्स पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं। ये देश भर के अन्य संस्थानों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है, और ये मैं मानता हूँ इसका श्रेय शुक्ला जी को तो जाता ही है, इसका श्रेय विद्यार्थियों को भी जाता है कि उन्होंने आपसी समझ से ये व्यवस्थाएं बनाई है। निश्चित सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अन्य भी जो व्यवस्था है उसको करे। खाना पीना एक व्यक्तिगत चॉइस है, हर व्यक्ति की उससे एक संवेदना जुड़ी है, धार्मिक भावना जुड़ी है, उसे उस तरीके से लेना चाहिए। हम साथ पढ़ते, साथ उठते, साथ बैठते हैं, ये अपनी जगह है, उसमें कोई भेदभाव करना उचित नहीं है। लेकिन खाने पीने के मामले में तो अपना रिजर्वेशन आवश्यक है, अपेक्षित भी है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। जब मैंने ये सुना और मुझसे निवेदन किया गया, शैलेंद्र जी और दीक्षित जी के साथ आए थे कि महाराज श्री आपका वहाँ पदार्पण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमने कहा जरूर, आपने निवेदन किया है और इतना अच्छा काम किया है, देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। और आज हमने अपने व्यस्त कार्यक्रम के उपरांत ये कार्यक्रम बनाया है आप सबके बीच आकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी, छात्रों से मैं कहूँगा, अपने जीवन को समझो। ये मनुष्य जीवन है, ये बहुत कठिनाई से मिला जीवन है, इसे सही दिशा दो। धर्म से और अध्यात्म से जुड़कर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, भव्य होगा। हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ होंगे, अन्यथा चीज़ें हमारे हाथ से छिटक जाएगी। व्यसन और बुराइयों से अपने आप को मुक्त करें, हम और चीज़ों को डिटॉक्स करना शुरू करें। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इनसे हम अपने आप को बचाएं
और आध्यात्मिकता से जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। चूँकि समय काफ़ी हो गया है और मुझे अभी यहाँ से काफ़ी आगे भी जाना है, इसलिए मैं मान रहा हूँ मन तो शायद नहीं भरा होगा आप लोगों का, लेकिन सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।